स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हम हाइड्रोकार्बन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की आज बात करने वाले हैं, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम कंप्लीट कर चुके थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन, कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, अगर हम बात करें कि हमने एक एल्कीन की रिएक्शन पढ़ी हुई है, किसके साथ, एक्स और वाई। किसके साथ पड़ी हुई है भाई, एक्स और वाई के साथ। ये कोई एल्कीन है। क्या होगा यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये बॉन्ड शिफ्ट होता था और एक्स कनेक्ट हो जाता था। और क्या बनता था यहाँ पे बनता था, दिस इज द एक्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो इस पे कौन अटैक करेगा, वाई माइनस अटैक करेगा। वाई माइनस अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स और ये बन जाएगा वाई। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम था इसका नाम था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हमने कहां पे पढ़ा था, एल्कीन के अंदर पढ़ा था। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर, ये कोई एल्कीन थी। अब इसी तरीके से अगर हम बेंजीन ले लें, बेंजीन के अंदर भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड दैट मीन्स वो भी एक तरह का एल्कीन है। तो अगर उसके साथ भी हम एक्स और वाई अटैच कराते हैं, हम क्या कराते हैं भाई, एक्स और वाई अटैच कराते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं और किसको कनेक्ट कर देते हैं, एक्स को कनेक्ट कर देते हैं। अगर एक्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ केटाइन आ जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ एक्स आ गया और हम क्या कनेक्ट करते हैं, वाई माइनस ऐड करते हैं। अगर वाई माइनस यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा दिस इज एक्स, दिस इज वाई। बट क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि पहले जो कंपाउंड था वो एरोमेटिक था, पर अब कौन सा कंपाउंड हो चुका है, अब बन चुका है नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वाई माइनस है वो एज अ बेस बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ बेस। यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, पर यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो जो बेस है वो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन खींच लेगा। अगर ये हाइड्रोजन निकाल लेता है तो क्या बना देगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक्स कनेक्ट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हाइड्रोजन को निकाल दिया गया है और एक्स को लगा दिया गया है। तो इस रिएक्शन का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाता है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या समझ में आया कि जो एल्कीन होता है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, पर जो बेंजीन होता है या एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देते, क्योंकि बेंजीन एल्कीन की तरह बिहेव नहीं करता। अगर बेंजीन एल्कीन की तरह बिहेव करेगा तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नोट पॉइंट पे बातें कर सकते हैं। तो देखो इधर ध्यान से, ये हैं कुछ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो क्या लिखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन ये शो नहीं करते हैं। दिस इज द एडिशन रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एल्कीन की तरह बिहेव नहीं करते। तो क्या लिख सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट बिहेव लाइक एल्कीन, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एल्कीन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 की बात करें, क्या कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एल्केन की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अगर एल्कीन की तरह बिहेव करते तब तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती, पर ये एल्कीन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एल्केन की तरह। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरोमेटिक कंपाउंड बिहेव
लाइक एल्केन, बिहेव लाइक एल्केन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया समझ में? तो इस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि आखिर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला तो जैसे मैंने आपसे बोला कि जो फर्स्ट रिएक्शन देंगे वो होगा कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा होगा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला तो कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ESR। सेकंड जो रिएक्शन है वो कौन सी दे सकते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये दे सकते हैं। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोले तो NSRB एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। तो चलिए वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो हम यहां पे लिख लेते हैं ESR, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए कैसे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो ध्यान से। ये रहा एक बेंजीन, क्या है ये, एक बेंजीन है। इस बेंजीन में हमने किसको ऐड किया, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया। जैसे कि कैसे ऐड किया, देखो ध्यान से, हमने कैसे ऐड किया भाई, इसको हमने ऐड किया कुछ इस तरीके से कि ये था बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। हमने क्या किया, यहां से निकाला हाइड्रोजन को और इसकी जगह किसको ऐड कर दिया हमने, E+ को। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज द E डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बोलो क्या हाइड्रोजन को निकाल के इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया कि नहीं किया, क्या एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया कि नहीं किया। तो इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस तरीके से होता है, तो मैकेनिज्म की बात हम यहां पर कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दिस इज द स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा भाई, स्टेप फर्स्ट के अंदर जो बेंजीन है वो किसके साथ अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। किस तरीके से अटैच होगा कि बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये इस पे अटैक कर देगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा क्या बनाएगा, ये बनाएगा कुछ ऐसा कंपाउंड कि यहाँ पे इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो क्या ये प्लस यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ। क्या फर्दर ये रेजोनेंस कर सकता है, क्या अगर ये फिर से रेजोनेंस करेगा तो क्या प्लस यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अगर इन तीनों का हम क्या बना लें, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें, तो क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये है बेंजीन रिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, वो प्लस है। और वो कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक वो रोटेट कर रहा है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया जाता है, इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसको हम अरेनियम आयन के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से जान जा सकते हैं, अरेनियम आयन, या फिर मैं कहूं ये एक तरह का कार्बोकेटायन है। क्या है ये, एक तरह का कार्बोकेटायन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होगा कि जो ये बना हुआ है इसके लिए हम क्या काम मिलेंगे, स्टेप सेकंड काम मिलेंगे। क्या काम मिलेंगे, स्टेप सेकंड। अच्छा, स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा कि जो ये अरेनियम आयन बना हुआ है, दिस इज द अरेनियम आयन, इसके अंदर यहाँ पे कौन अटैच है, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हाइड्रोजन को निकाल देगा और हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा और क्या बना देगा, वो बना देगा बेंजीन और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा E और बाहर निकल जाएगा H+। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर। अब यहाँ पर जो पहला स्टेप था उसको दिया जाता है दिस इज द K1 और जो सेकंड स्टेप है उसको नाम दिया जाता है K2। क्लियर। चलिए नोट पॉइंट में कुछ और बातें लिख लेते हैं। क्या बातें लिख सकते हैं नोट पॉइंट के अंदर? पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो स्टेप फर्स्ट है वही RDS है। स्टेप फर्स्ट इज RDS। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या जनरेट हो रहा है, कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, इसीलिए इस स्टेप को क्या नाम दिया जाएगा, RDS स्टेप, रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप इसे कहा जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। स्टेप फर्स्ट इज RDS। पॉइंट नंबर 2 क्या कहेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है तो क्या लिखें, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो क्या लिखा जाए कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the rate of reaction, increases the rate of reaction। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, पॉइंट नंबर 4 क्या है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसका स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो क्या लिखा जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, is directly proportional to stability of अरेनियम आयन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अरेनियम आयन की। और अरेनियम आयन क्या है, एक तरह का कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर जो 5 है वो कह सकते हैं हम कि ये एक तरह का बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसका रेट लिखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि इसके अंदर बेंजीन भी काम में आता है और साथ में क्या काम में आता है, एक इलेक्ट्रोफाइल भी काम में आता है। मतलब इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि इट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या है, एक तरह का बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 में बात करें तो इफ हम क्या लिखें, K2 इज ग्रेटर देन K1। मतलब K2 बहुत ज्यादा है K1 से। अगर K2 बहुत ज्यादा हो जाता है K1 से तो फिर क्या हो जाएगा, जो रेट है, रेट किसका, R ऑफ C6H6 इक्वल हो जाएगा R ऑफ C6D6 से। कहने का मतलब R ऑफ C6T6 से, कहने का मतलब तीनों का रेट, चाहे बेंजीन हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्राइटियम हो, तीनों का रेट इक्वल होगा। क्योंकि K2 बहुत ज्यादा है। अगर K2 बहुत ज्यादा है इसका मतलब है रिएक्शन सेकंड स्टेप की तरफ मूव कर रही है। अगर सेकंड स्टेप की तरफ मूव कर रही है इसका मतलब बैकवर्ड नहीं जा रही, इसका मतलब लीविंग ग्रुप क्या है, अच्छा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा ना तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाएगी तो रेट में फर्क नहीं आने वाला। क्लियर है कहानी। तो रेट में फर्क नहीं आएगा इस केस में। पर अगर मान लेते हैं कि इफ K2 थोड़ा सा ज्यादा है K1 से तो फिर क्या हो जाता है, रिएक्शन जो हो जाती है, यहां रिएक्शन कैसी हो जाती है भाई, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। कैसी हो जाती है, रिवर्सिबल। क्योंकि K2 पे रिएक्शन पहुंची नहीं, उसके पहले कहां आ गई, बैकवर्ड आ गई, तो रिएक्शन रिवर्सिबल। और यहां क्या हो जाता है, रिएक्शन इज इररिवर्सिबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां रिएक्शन इरिवर्सिबल रहती है, यहां रिवर्सिबल हो जाती है। अगर रिवर्सिबल हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ C6H6, रेट ऑफ C6D6, रेट ऑफ C6T6 किसका ज्यादा होगा, रेट T का। क्योंकि ट्राइटियम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये किस किस केस में हो सकता है, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे बताऊं आपको तो यहां पे जब भी आयोडीनेशन होगा, क्या होगा, आयोडीनेशन, तब ये रेट में फर्क आएगा। उसी तरीके से जब सल्फोनेशन होगा, क्या होगा, सल्फोनेशन, तब भी रेट में फर्क आएगा। पर अगर क्या हुआ, क्लोरीनेशन हुआ, क्या हुआ, क्लोरीनेशन, तो रेट में फर्क नहीं आने वाला है। ब्रोमीनेशन हुआ तब भी रेट में फर्क नहीं आने वाला है। उसी तरीके से अगर नाइट्रेशन हुआ तब भी रेट में फर्क नहीं आने वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया। तो आयोडीनेशन और सल्फोनेशन बोथ आर गुड लिविंग ग्रुप, इससे रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, रेट में फर्क आ जाता है। चलिए तो 1 बाय 1 इन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, सबसे पहले ले लेते हैं नाइट्रेशन। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, फर्स्ट में हम ले लेते हैं नाइट्रेशन, जो कि इसी का पार्ट है, जिसको नाम दे देते हैं A नंबर। क्या दे देते हैं, कैपिटल A। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। क्या होता है नाइट्रेशन, इसकी बात हम यहां पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन को।
देखो ध्यान से कि कोई बेंजीन है और बेंजीन में हमने डाला क्या, पी, और क्या बन गया नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया भाई, नाइट्रोबेंजीन। तो पी क्या हो सकता है, तो पी में बी, पी क्या क्या हो सकता है, पी के लिए हम ले सकते हैं, हम नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए ले सकते हैं HNO3 प्लस H2SO4। बोलो है कि नहीं है, क्लियर। इसको नाइट्रेशन मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नाइट्रेशन मिक्सचर या एसिडिक मिक्सचर के नाम से। दोनों एसिड हैं इसलिए एसिडिक मिक्सचर। हम इसकी जगह ओनली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं। उसी तरीके से हम डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं। क्या, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हैं, डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं। और बढ़ो आगे, पॉइंट नंबर 4, हम N2O5 हम क्या ले सकते हैं भाई, N2O5 भी ले सकते हैं। दिस इज द N2, दिस इज द O5 भी हम ले सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है NO2O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, हम ये भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे चलें तो हम NO2 प्लस एंड ClO4 माइनस भी ले सकते हैं, या फिर हम बात करें तो NO2 प्लस BF4 माइनस भी ले सकते हैं। ये सब कुछ हम ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नाइट्रेशन को नाइट्रेशन मिक्सचर से बनाते हैं। तो देखो, अगर हमने कोई बेंजीन ले लिया है और इसके अंदर डाल दिया है HNO3 विद H2SO4, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट हो जाएगा NO2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैकेनिज्म पे बात करें तो क्या होगा मैकेनिज्म, कि ये है HNO3 और ये है H2SO4। अगर इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाई जाए तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज अ बेस, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन एसिड। तो ये H प्लस देगा, वो H प्लस लेगा। तो अगर इसने इसको H प्लस दिया तो ये क्या बना लेगा, OH2NO2। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बाहर निकल जाएगा HSO4 माइनस बन के। फर्दर क्या होगा, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर निकल जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा NO2 प्लस। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गई स्टेप फर्स्ट। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बना है उस इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक करेंगे किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। देखो ध्यान से किस तरीके से ये आ चुका है NO2 प्लस, बॉन्ड यहां से यहां, ये इस पे अटैक कर देगा। अगर ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां कनेक्ट हो गया, NO2 यहां आ चुका है प्लस, यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि जो HSO4 माइनस निकला है वो क्या करेगा, वापस से यहां अटैक करेगा और वापस से क्या फॉर्म कर देगा, बेंजीन फॉर्म कर देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। ठीक, उसी तरीके से जो नाइट्रेशन मिक्सचर था ये तो हमने सीख लिया। नाइट्रेशन मिक्सचर ये वाला था, इसको नाम दे देते हैं A। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आ जाता है तो क्या करना पड़ेगा, 2 मोल ऑफ HNO3 लेना पड़ेगा, और इसकी रिएक्शन किस तरीके से करवाएंगे कि यहाँ पे वाटर बन जाएगा, यहाँ पे NO2 बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा फ्री NO3 माइनस, जो कि ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, NO2 प्लस प्रोड्यूस कर देगा। उसी तरीके से अगर डाइल्यूट ले लिया जाए तो क्या करेंगे, सेम कहानी है डाइल्यूट की भी, ठीक है, कि वही सब कुछ होगा। अगर हमने क्या किया, C के अंदर बेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, NO2O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ करा दी, या फिर N2O5 बोले तो NO2O NO2 के साथ करा दी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक होता है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों में नाइट्रो बेंजीन बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया है भाई, नाइट्रो बेंजीन का। तो कुछ नोट पॉइंट में चर्चाएं हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो सबसे पहला क्या नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो HNO3 होता है नाइट्रेशन के अंदर वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो एज ए बेस बिहेव करता है। तो क्या लिखा जाए, देखो ध्यान, फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा कि HNO3 बिहेव्स
लाइक बेस ड्यूरिंग नाइट्रेशन। क्या यही बात हमने बात करी थी अभी कि जो HNO3 है वो एज अ बेस बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर HNO3 को क्या बनना पड़ जाएगा? बेस बनना पड़ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम कि जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है? अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज NO2+। अटैक कौन करता है? NO2+ करता है। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा जा सकता है कि पॉलीनाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज NO2+ इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो ऑन बेंजीन। तो क्या पॉइंट है? ध्यान से देखना। पॉलीनाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। पॉलीनाइट्रेशन नहीं हो सकता। कि आप कहें कि सर मैं एक NO2 लगा के दूसरा NO2 भी लगा दूं, क्या? नहीं लगा सकते। पॉलीनाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज NO2 is electron withdrawing group, so electron density is low on benzene। बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, नो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। तो अगर कोई काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा तो रेट क्या हो जाएगी? C6H6 C6D6 C6T6 की रेट एकदम इक्वल हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो रिएक्शन कैसी होगी? इररिवर्सिबल होगी। कैसी होगी भाई? इररिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्योंकि NO2 इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर? पॉइंट नंबर 7 की बात करें, जो H2SO4 होता है जनरेट NO2+ बाई प्रोटोनेशन ऑफ HNO3 एंड कंज्यूमिंग H2O। क्या लिखा जाएगा कि जो H2SO4 होता है वो जनरेट करता है, वो क्या करता है? जनरेट करता है NO2+। कैसे जनरेट करता है? बाय प्रोटोनेशन ऑफ HNO3 एंड कंज्यूमिंग H2O। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये कंज्यूमिंग करता है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ हाईली एक्टिवेटेड रिंग इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? डायरेक्ट नाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट नाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? क्योंकि अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन आप करा देते हो तो जो हाईली एक्टिवेटेड रिंग है वो सबके सब क्या हो जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने क्या किया? डायरेक्ट नाइट्रेशन कराया, जैसे आपने यहां पे ले लिया है NH2, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने ले लिया है और इसका आपने क्या करा दिया? डायरेक्ट नाइट्रेशन करा दिया। दैट मीन्स HNO3 H2SO4 डाला, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा भाई? प्रोडक्ट बन जाएगा NH2। अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है? ये एक इलेक्ट्रॉन, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाते हैं। बोलो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? कहने का वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट मीन्स इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये? एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये एक्टिवेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पे बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाएगा। पर अगर हमने इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करा दिया तो क्या हो जाएगा कि हमें यहां पर पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, हमें यहां पे मेटा प्रोडक्ट भी मिलेगा, सबसे अच्छी बात। और साथ में हमें क्या मिलेगा? हमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने के क्या नुकसान है कि ये तो मिलेगा 51%, ये मिलेगा 47% और ये मिलेगा 2%। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने से मेटा प्रोडक्ट जो है उसका अमाउंट बढ़ गया है, जबकि बढ़ना किसका चाहिए था? ऑर्थो और पैरा का बढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि मेटा प्रोडक्ट देता है। कैसा प्रोडक्ट देता है?
मेटा प्रोडक्ट देता है। अगर आपको डायरेक्ट नाइट्रेशन से बचना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। अगर आपको कोई भी एनिलीन गिवन हो और आपको क्या डाला जाए कि आपको क्या प्रोडक्ट मिले, ओनली या तो ऑर्थो मिले या फिर आपको पैरा मिले, पर आपको मेटा ना मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है जिसके लिए मैंने बात करी है कि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन कराया जाए अगर हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप का, तो वो पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट नाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक, ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। पीछे क्या लिख लेते हैं, ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ब्रैकेट में NH2। जो NH2 होता है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसका डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर इनडायरेक्ट कैसे कराएं, डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या मिल जाएगा, मेटा प्रोडक्ट। तो अगर मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। उसके लिए इसको पहले हमें मॉडरेट करना पड़ेगा। मॉडरेट कैसे करें, इसका रिएक्शन करा देते हैं CH3COCl से। क्या होगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और Cl को रिमूव कर देगा। अगर Cl को रिमूव करता है तो क्या बना देगा, NHC डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या हो गया, ये मॉडरेट ग्रुप हो चुका है। कैसा है ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप है मॉडरेट। कैसा है भाई, ये मॉडरेट, ये हाईली एक्टिवेटिंग नहीं है, अब ये मॉडरेट ग्रुप बन चुका है। अगर ये मॉडरेट बन गया है तो अब क्या करो, HNO3H2SO4 डाल दो। डालोगे तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O CH3, एक बार मिल जाएगा ऑर्थो, एक बार मिल जाएगा पैरा। क्या मिल जाएगा, एक बार ऑर्थो और एक बार मिल जाएगा पैरा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हमने इसके बाद इसमें क्या कर दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड वापस से ब्रेक हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड वापस से ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड वापस से ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अगर ये वापस से ब्रेक हो गया तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, वो प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा कि ये बेंजीन ऊपर बॉन्ड टूटा तो वापस से NH2, पैरा पे NO2। अगर ये बॉन्ड टूटा तो वापस से NH2 और पैरा पे NO2। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर है ना कहानी। तो क्या हमने ऑर्थो और पैरा को बना लिया कि नहीं बना लिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अगर टॉल्यूइन है और उसका क्या करा दिया हमने, नाइट्रेशन करा दिया, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल जाता है, वो मिल जाता है दिस इज द CH3। यहाँ पर भी NO2 लग जाता है, यहाँ पर भी NO2 लग जाता है और यहाँ पर भी NO2 लग जाता है। हमें मिल जाता है TNT, बोले तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है ये, एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट है। बनना नहीं चाहिए था पर ये बन जाता है। क्या बन जाता है, TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ये क्या है, ये है टोल्यूइन। दिस इज द टोल्यूइन, दिस इज टोल्यूइन। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन कराने पर हमें टोल्यूइन से TNT मिल जाता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, जो कि एक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से जो नाइट्रेशन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ए के अंदर हमने किसको कंप्लीट किया, नाइट्रेशन को। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के